हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। साइंस की लास्ट क्लास में मैंने आपको पौधों में लैंगिक प्रजनन के बारे में बताया था और ये बताया था कि किस प्रकार से लैंगिक प्रजनन की जो क्रिया है वो होती है। पौधों में जो लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है वो 2 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला चरण होता है पॉलिनेशन यानी कि परागण और दूसरा चरण होता है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन और इसके बाद बनता है जाइगोट और ये जाइगोट धीरे धीरे विकसित हो जाता है बीज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीज को। उससे पहले मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि वापस से रिपीट कर देते हैं कि पॉलिनेशन और निषेचन में क्या होने वाला है। पॉलिनेशन की क्रिया क्या होती है, तो इसमें पौधे के जो परागकण होते हैं, परागकण कहाँ उपस्थित होंगे, तो आपको पता है एक धागेनुमा संरचना होती है और इसमें इस प्रकार की एक आकृति होती है, इसको हम बोलते हैं परागकोश। और इस परागकोश में उपस्थित होते हैं परागकण। तो किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया कहलाती है परागण यानी कि पॉलिनेशन। अब स्वपरागण और परपरागण क्या होता है, तो आपको बताया था कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया कहलाती है स्वपरागण। और जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो ये क्रिया कहलाएगी परपरागण। वर्तिकाग्र ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वहां पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ दिख जाएगा। अब आते हैं, परागण की क्रिया हो गई, इसके बाद का चरण है निषेचन। निषेचन में क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि परागकणों में क्या उपस्थित होते हैं, नर युग्मक होते हैं, ठीक है। ये अंडप है आपका, यानी कि मादा भाग, मादा जनन अंग। इसमें ऊपर का भाग होता है स्टिग्मा यानी कि आपका वर्तिकाग्र। ये जो लाइन जा रही है ये है स्टाइल यानी कि वर्तिका, और नीचे होती है ओवरी। ओवरी में ही आपके अंदर क्या होते हैं, मादा युग्मक, ठीक है। जब परागकण यहाँ पर वर्तिकाग्र पर आते हैं तो इसके बाद फट जाते हैं, ठीक है, और एक ट्यूब डेवलप होती है जिस ट्यूब के सहारे ये होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, ओवरी में पहुँचते हैं और ओवरी में होते हैं मादा युग्मक। यहीं पर नर युग्मक का मादा युग्मक से मेल होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है और ये जाइगोट धीरे धीरे विकसित होकर क्या बन जाता है, बीज। समझ में आ गई क्रिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बीज को कि बीज क्या होता है। बीज जो है वो पौधे का अत्यंत छोटा जीव है और इसमें वयस्क पौधे के संपूर्ण अंग लघु रूप में पाए जाते हैं। बीज में क्या होता है, आपने देखा है किसी भी पौधे का आप बीज ले लीजिए, जब उसको एक उचित वातावरण या नमी हम प्रोवाइड करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है, विकसित होकर के वही पौधा बन जाता है जिस पौधे का वो बीज था। तो बीज में क्या है, दिखने में तो छोटा है बट उसमें जिस पौधे का वो बीज है उस पौधे के सभी लक्षण क्या है, विद्यमान है। बीज का निर्माण गर्भाशय में होता है और बीज को सुसुप्त पौधा भी कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एमसीक्यू में कि सुसुप्त पौधा किसे कहते हैं, तो सुसुप्त पौधा बोलते हैं बीज को। प्रकार, तो बीज के आधार पर 2 प्रकार के पौधे आपके बताए हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे जिनमें एक बीजपत्र होगा और द्विबीजपत्री पौधों में 2 बीजपत्र होगा, ठीक है। बढ़ते हैं, एक बीजपत्री पौधे कैसे होंगे, तो ऐसे पौधे जिनमें केवल एक बीजपत्र होगा, जैसे कि मक्का, बाजरा, गेहूँ, चावल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप क्या करें, मक्का, बाजरा, गेहूँ, चावल में अगर आपको इनका कोई एक दाना मिल जाता है तो आप क्या करो, उसको तोड़ करके देखो। कुछ इस प्रकार से होगा, जब आप तोड़ोगे तो ये 2 बराबर भागों में कभी नहीं टूटेगा, ठीक है। और अगर टूट भी गया तो आपको 2 बराबर सेम पार्ट नहीं मिलेंगे इसके। जबकि द्विबीजपत्री में क्या होता है, इसमें समान आकार के 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। जब आप इनको तोड़ोगे ना तो ये अपने आप ही 2 समान भागों में बट जाएंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल कर सकते हो चना,
मटर, मटर तो सभी ने भी सर्दियों में खाई होगी। अभी आगे सर्दियाँ आएँ फिर इसको ज़रूर चेक करिएगा, तोड़ करके देखिएगा, मटर के दाने को 2 बराबर भाग मिलते हैं। ऐसे ही सेम में भी 2 बराबर भाग मिलते हैं, ठीक है। मूँगफली का तो आप वैसे ही यूज़ करते हैं सभी खाने में। मूँगफली को तोड़ के देखिएगा, 2 बराबर पार्ट आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से नीम, तो चना, मटर, सेम, मूँगफली, नीम ये किसके उदाहरण हैं? द्विबीजपत्री के। एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि एक बीजपत्री पौधों में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं। तो याद रखना, एक बीजपत्री पौधों में झकड़ा जड़ यानी कि रेशेदार जो जड़ होती है, फाइब्रस रूट जो होती है वो पाई जाती है, ठीक है। रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। और द्विबीजपत्री पौधों में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? इनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दो बीजपत्री पौधों का मैंने चित्र यहाँ पर द्विबीजपत्र का बनाया हुआ है। इस प्रकार से आपको दिखता है, जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो 2 बराबर भाग मिल जाएंगे, ठीक है। ये बराबर भाग क्या है? बीजपत्र कहलाते हैं। इसमें एक संरचना वाइट कलर की होती है जो होती है मूलांकुर, ठीक है। यहाँ से विकसित होती हैं आपकी जड़ें, और इसको भूलना नहीं क्योंकि जड़ को बोलते हैं हम मूल, और मूलांकुर से क्या विकसित होगा? तो मूल विकसित होगा, यानी कि जड़ें विकसित होंगी। और एक हिस्सा होता है प्रांकुर, प्रांकुर से पौधे के बाकी के भाग जैसे तना, पत्ती जो है वो इत्यादि विकसित हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बनता है कि जड़ें किससे विकसित होती हैं? तो मूलांकुर से विकसित होती हैं। नेक्स्ट है बीजों का अंकुरण। देखिएगा बीजों का अंकुरण कैसे होगा। अंकुरण का मतलब जर्मिनेशन। बीज सूखा और निष्क्रिय अवस्था में होता है। जब इसको पानी, हवा और मिट्टी मिलते हैं तो बीज विकसित होना शुरू हो जाता है। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे कुछ लोग क्या है, अंकुरित अनाज को खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो आप देखिएगा जब आप उसको पानी में डालोगे तो वो अंकुरित हो जाता है, उसमें से कहीं ना कहीं एक वाइट कलर की संरचना जो मूला अंकुर है वो विकसित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम उसी बीज को मिट्टी में डालेंगे, उसको पानी देंगे, हवा मिलेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो मिट्टी में ग्रो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसका जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा और एक टाइम पर आकर के वो एक विकसित पौधा तैयार हो जाएगा, ठीक है। बीज के निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय होने में और एक पौधे का निर्माण करने की जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस कहलाती है अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन, ठीक है। बीज का एक नया पौधा बनना ही कहलाता है जर्मिनेशन, ठीक है, बीज का अंकुरण। प्रक्रिया ये कैसे होती है? तो जब भूमि में बीज पानी सोखना शुरू करता है और फूलता है तो उसका बीजावरण का मतलब बीज के ऊपर जो कवर होता है ना वो फट जाता है, और जब वो फट जाता है तो वहाँ से मूलांकुर और प्रांकुर विकसित होना शुरू हो जाते हैं, और मूलांकुर बाद में विकसित होकर के जड़ का रूप ले लेंगे, यानी जड़ें बन जाएंगी यहाँ से, और प्रांकुर जब विकसित होंगे तो यहाँ से तना और पत्तियाँ जो हैं वो पौधे की बन जाएंगी। इसका चित्र बनाने को आया था तो इसको अच्छे से देख लो। यहाँ से कुछ इस प्रकार से होगा। ये बीजावरण यानी कि ऊपर का कवर है, ये फट गया तो यहाँ से एक संरचना जो नीचे की तरफ जा रही है मूलांकुर है, और एक ऊपर की तरफ आएगी, ये होगा प्रांकुर। प्रांकुर धीरे धीरे विकसित होगा तो शिराएँ निकल आएंगी, यानी कि जो क्या बोलते हैं शाखाएँ और पत्तियाँ, ये सब तना वगैरह विकसित हो जाएगा, और नीचे मूलांकुर से क्या विकसित हो जाएगा, आपकी जड़ें, और धीरे धीरे क्या होगा, एक बड़ा सा पौधा बन जाएगा। तो ये चित्र जरूर तैयार कर लेना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद आते हैं बीज अंकुरण के लिए आवश्यक कारक। बीज अंकुरण के लिए नमी और तापमान दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। नमी नहीं होगी तब भी नहीं जर्मिनेट होता है बीज, और अगर तापमान उचित नहीं मिलेगा तब भी नहीं, ठीक है। तो नमी से क्या होता है, नमी क्यों ज़रूरी है? तो बीज की शुष्क अवस्था में 10 से 12% तक ही पानी होता है, और इस पानी पर कोई भी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती जो बीज में पानी उपस्थित है उससे। इसीलिए हम बाहर से पानी देते हैं इसको। जब भ्रूण को सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में लाने के लिए जल यानी कि नमी की आवश्यकता पड़ती है। तापमान देख लीजिएगा, उचित तापमान में क्या आएगा, जीव द्रव्य की क्रिया से ही जो अंकुरण है वो संपन्न होता है। हमारी कोशिकाओं में भी जीव द्रव्य पाया जाता है, पता है ना जीव द्रव्य के बारे में। तो जीव द्रव्य जो है वो एक निश्चित तापमान पर ही क्रिया करेगा, और जब तक जीव द्रव्य क्रिया नहीं करेगा तब तक जो पौधा है उसके नए पार्ट विकसित नहीं होंगे। क्लियर है ना, अंकुरण नहीं होगा। तो जीव द्रव्य को अंकुरित कराने के लिए, उससे क्रिया कराने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जो उचित तापमान है वो पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है।
नेक्स्ट आते हैं बीजों में प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है कि बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, ये क्रिया कहलाती है प्रकीर्णन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अब वो किसी भी माध्यम से किसी के द्वारा जाए, चाहे मनुष्य लेकर के जाए, चाहे जीव जंतु लेकर के जाए, कोई भी लेकर के जाए, ये क्रिया क्या कहलाएगी? प्रकीर्णन। तो वह क्रिया जिससे फल तथा बीज जनक पौधे से, जिस पौधे के हैं उससे अलग होकर के, पृथक होकर के दूर दूर अन्य स्थानों पर गिरते हैं, इसी को हम कहते हैं बीज का प्रकीर्णन। जैसे मान लीजिए आम के पौधे पर आम का जो आम है वो लगा हुआ है और एक टाइम पर आम पक जाता है और आम क्या है, आम जो है वहाँ से गिर जाता है और कोई व्यक्ति उसको उठा लेता है, उठा के वो गया, उसने खाया पिया और उसकी जो बीज है, उसकी गुठली है वो वहीं पर फेंक दी। तो क्या हुआ, जो आम था वो अपने जनक पौधे से क्या हो गया? दूर हो गया, यानी कि बीज अपने पौधे से दूर हो गया और वहाँ पर जा कर के फिर वो ग्रो करेगा। ये दूर होना है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीज का पहुँचना ही क्या है? प्रकीर्णन है। बीज प्रकीर्णन के माध्यम कई सारे हैं। हवा के द्वारा, जो हल्के फुल्के बीज होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो बहुत हल्के फुल्के होते हैं तो उनके बीज हवा के द्वारा उड़ करके दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिनके बीज जल के द्वारा, जैसे आपका नारियल हो गया, कमल हो गया, इन सब के बीज क्या हैं, उसके पानी के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। कुछ बीज जो है वो जानवरों के द्वारा पहुंचते हैं, जैसे जानवरों के मल के द्वारा पहुंच जाएंगे इधर उधर बीज, ठीक है। कुछ स्फुटक के द्वारा, जैसे कि कुछ स्फुटक का मतलब होता है फलों का फट जाना, जब फल ज़्यादा पक जाता है और फट जाता है तो वहाँ से भी क्या है, बीज इधर उधर फैल जाते हैं। इसके बाद मनुष्य के द्वारा, जैसे मनुष्य ने कुछ खाया पिया और इधर उधर फेंक दिया जा कर के, तो वहाँ पर भी क्या है, कहीं ना कहीं वो बीज का क्या कर रहे हैं, प्रकीर्णन कर रहे हैं। तो ये प्रकीर्णन के माध्यम रहेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आते हैं हम पौधों में अलैंगिक प्रजनन पे। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया देखिएगा कैसे होगी। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या है, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या है, जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया पौधा एकल जनक से बनता है। इसमें युग्मक व जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही प्रजनन को हम बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है और इन विधियों से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो अलैंगिक प्रजनन की जो विधियां हैं वो हैं विखंडन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। विखंडन में क्या होता है, इसको फिजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी जीव है उसकी जब वो पूर्ण विकसित हो जाता है तब वह दो भागों में बँट जाता है। और पहले क्या है, सबसे पहले जब ये बँटता है, जैसे ये रहा अमीबा को आप देखिए, अमीबा से समझिएगा, जब विकसित होगा तो ये क्या होगा, इसका जो सबसे पहले केंद्रक है वो जो है विभाजित होना शुरू हो जाएगा। और जब केंद्रक विभाजित होगा उसके बाद क्या है, केंद्रक इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य उपस्थित होगा वो विभाजित होगा और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये दो भागों में बँट जाएगा। इसको आप चित्र से समझिएगा कि एक पहले ये था, विकसित हुआ तो देखिए अब अंदर का जो केंद्रक है वो डिवाइड होना शुरू हो गया, आ रहा है समझ में। और धीरे धीरे ये विकसित होगा तो ये यहीं से ब्रेक हो जाएगा और इसके दो भाग बन जाएंगे, दो अलग अलग डॉटर सेल यहाँ से बन जाएंगी, ठीक है। ये पेरेंट था और ये यहाँ पे इसके अन्य जो भाग हैं वो बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस कहलाती है विखंडन की। आया समझ में। इसमें क्या होता है, पहले केंद्र का विभाजन होता है और उसके बाद जो सेल होगी वो बट जाएगी दो भागों में, तो ये होता है विखंडन। अमीबा में ये आपका देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मुकुलन पर, यानी कि बडिंग पर। इसमें क्या होता है कि शरीर पर एक बड यानी कि बल्ब की तरह की संरचना जो है वो बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं मुकुल या फिर बड, ठीक है। और क्या है, केंद्रक दो भागों में बट करके मुकुल में आ जाता है। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके पैतृक जीव से या पैतृक प्लांट से अलग हो जाता है, जैसे ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलेगा। एक बड निकल के आया, धीरे धीरे क्या होगा, ये बड विकसित होने लगेगा और एक नया जो है वो बन जाएगा। बस यहाँ पर मैंने अलग नहीं किया क्योंकि इसको बनाने में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप इस प्रकार से इसको दोनों को अलग कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका रहा पैतृक जो है जीव, पैतृक प्लांट है वो, और ये यहाँ पर छोटू सा, ठीक है।
इस प्रकार से। तो ये रहता है मुकुलन। इसके बाद आता है खंडन। तो खंडन में क्या होता है, पादप कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए तंतु में विकसित हो जाता है और यही क्रिया कहलाती है खंडन। ठीक है, ये स्पाइरोगायरा में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल ज़रूर इनके याद करना। ठीक है, पूछते हैं मुकुलन किस में होता है, तो हाइड्रा में, और खंडन किस में होता है, तो ये होता है आपका स्पाइरोगायरा में। एक इस प्रकार से प्लांट होगा और इसके खुद ही टूट जाएगा। जैसे ये 3 भागों में टूट गया और धीरे धीरे क्या है, ये विकसित हो जाएंगे और नए जीव बन जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, पादप जो है वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और इन नए खंडों से ही क्या है, जो नए भाग हैं वो विकसित हो जाते हैं, यानी कि नया जीव जो है वो विकसित हो जाता है। इसके बाद आते हैं बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाइयां पैदा करता है, जिनको हम बोलते हैं बीजाणु। जो पौधा है उसके पास एक इस प्रकार की पेटी रहेगी और उसमें कई सारे क्या होंगे, बीजाणु होंगे, कई सारी प्रजनन इकाइयां होंगी जिनको हम बीजाणु बोलते हैं। और ये क्या होता है, यही जो बीजाणु पेटी है एक टाइम पर आकर के फट जाती है और जब फटती है तो जो बीजाणु होंगे वो कहीं ना कहीं पौधे से दूर जा कर के गिरेंगे और जहाँ पर ये गिरते हैं जा कर के वहीं से ये विकसित हो जाते हैं। ठीक है, जब यह बीजाणु पेटी फटती है तो ये बीजाणु हवा, जमीन, मिट्टी इन सब में बिखर जाते हैं और नए पौधों का जन्म होता है इस प्रकार से। ठीक है, जब ये फटी तो यहाँ पर आकर गिर गई और एक नया पौधा जो है वो बन गया। बीजाणु निर्माण के द्वारा किसमें जब प्रजनन होता है, तो वो होता है राइजोपस, म्यूकर और कवक में। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बार रिपीट करूँगी फिर से। जो बीजाणु निर्माण है इसके द्वारा किसमें प्रजनन होता है, तो इसके द्वारा प्रजनन होता है किसमें, राइजोपस, म्यूकर और कवक में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं खंडन के द्वारा किसमें प्रजनन होगा, तो ये होगा स्पाइरोगायरा में। नेक्स्ट मुकुलन के द्वारा किसमें होता है, तो ईस्ट और हाइड्रा में। अभी खंडन के द्वारा आपको देखने को मिलेगा किसमें, अमीबा में। इसके बाद आते हैं हम कायिक प्रजनन पर। कायिक प्रजनन में क्या होता है, कायिक प्रजनन में हम पौधे के ही कायिक भागों को लेते हैं। कायिक भाग का मतलब है तना, जड़ और पत्ती, इनके द्वारा ही प्रजनन होगा, यानी कि इनके द्वारा नया पौधा विकसित होगा। तो कायिक प्रजनन में जनक पौधे के हिस्से जड़, तना और पत्ती का प्रयोग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। पुष्प का यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि पुष्प में पौधे के नर व मादा भाग होते हैं और ये जाता है लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत। ठीक है, जब हम पौधे के इन भागों को काट करके एक नए पौधे को विकसित करेंगे तो यही प्रोसेस कहलाती है कायिक प्रजनन। ठीक है, कायिक प्रजनन की विधि में क्या होता है, पादप के कायिक भाग, पुष्प को छोड़कर बाकी सभी भाग यानी कि जड़, तना और पत्ती से नए पौधे विकसित किए जाते हैं। अब देखेंगे जड़ों के द्वारा किसमें होगा, तो जड़ों के द्वारा प्रजनन होता है कायिक प्रजनन शतावर, शकरकंद, मूली, गाजर, यानी कि इनकी जो जड़ें हैं इनको काट करके जब हम मिट्टी में लगा देते हैं तो वहीं से नया पौधा जो है वो निकल आता है। तने द्वारा देखिए किसमें होता है, अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन, गन्ना। आपने इनकी खेती अगर देखी हो तो आलू की मैं समझा देती हूँ, यहाँ से समझ में आ जाएगा। आलू एक तना है जिसको हम खाते हैं। आलू पर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम आँख बोलते हैं। उसमें अगर आप देखो तो धीरे धीरे क्या होता है, छोटा छोटा बड निकल आता है इस प्रकार से। जैसे ये आलू है तो इसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे बड, कलियाँ सी निकल आती हैं। उन्हीं को काट करके, उतने हिस्से को ही काट करके मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और वहाँ से नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से कायिक प्रजनन जो है वो चलता है। नेक्स्ट है पत्ती के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जैसे ये पत्ती है और पत्ती पर ही छोटी छोटी कलिकाएँ जो हैं वो निकल आती हैं। इनमें जड़ें भी होती हैं और पत्तियाँ भी होती हैं। क्या करते, इन्हीं भाग को इस पत्ती से अलग करके नई जगह पर लगा देते हैं और नया पौधा विकसित हो जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि पत्ती द्वारा प्रजनन होता किस में है, तो पत्ती द्वारा प्रजनन होता है बिग्नोनिया और ब्रायोफाइलम यानी कि अजूबे में। क्लियर है। जड़ द्वारा किसमें प्रजनन होगा, तो शतावर, शकरकंद, मूली, गाजर में। तने द्वारा किसमें होगा, अदरक, लहसुन, आलू, प्याज। आलू बहुत इंपॉर्टेंट है। और पत्ती द्वारा किसमें होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका ब्रायोफाइलम, अजूबा या पत्थर चट्टा। इसका नाम बहुत पूछते हैं। ठीक है, इसका नाम बहुत पूछा जाता है तो इसको अच्छे से तैयार करना। इसके बाद आते हैं कृत्रिम कायिक प्रजनन, मतलब कि मनुष्य के द्वारा भी कुछ जो है वो किए जाते हैं कायिक प्रजनन, जिसमें क्या है, हम पौधे का तना अलग कर देंगे
और लगा देंगे, ठीक है, खुद से लगाएंगे। अच्छा, ये जो मैंने भी प्रोसेस बताई थी, इसमें आधी प्रक्रिया तो प्राकृतिक रूप से हो रही है, इसको हम नहीं कर रहे हैं। पत्ती में खुद बड निकल के आया था, बस हमने उसको बाद में अलग किया। सेम ऐसे ही तने में खुद बडिंग जो है वो निकल कर के आई है, बस उसको हमने मिट्टी प्रोवाइड करा दी और वो विकसित हो गया। कायिक प्रजनन जो कृत्रिम रूप से होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पौधे की जो तने का भाग है या और कोई भाग है, इसको हम काट करके खुद लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, इसमें आ जाता है कलम लगाना, लेयरिंग करना, ग्राफ्टिंग करना, ये सारी विधियाँ। इसमें हम नई नई प्रजातियों के पौधे भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। कलम के द्वारा देखिए किसमें होता है, तो गुलाब, बोगनविलिया, इन सब की कलम हमने एक तना काटा और उसको लगा दिया, धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा, तो ये होता है कलम लगाना। लेयरिंग करना क्या होता है, तो ये चमेली, स्ट्रॉबेरी मैंने आपको बताया था, और जब तने पड़ाए थे तो एक पतली सी शाखा निकलती, बहुत हल्की होती है, अगर आप इसको मिट्टी में दबा दोगे तो वहीं से क्या है, जड़ें निकल आएंगी और एक नया पौधा विकसित हो जाएगा। इसको बोलते हैं लेयरिंग करना। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हमने एक पौधा था और उसी जाति का कोई दूसरा कोई नया पौधा है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रेड कलर का गुलाब है और एक आपके पास वाइट कलर का गुलाब है, तो आप क्या करो, रेड कलर के गुलाब में ही वाइट कलर के गुलाब की कलम काट करके लगा दो, तो एक नया जो है वो तैयार हो जाएगा पौधा, ठीक है, और नए उसमें आएगा। तो ग्राफ्टिंग में इस प्रकार से ग्राफ्टिंग होती है, दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाला चित्र, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चने के बीज में दो हल्के बीज पीले रंग की संरचनाओं को किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बीजपत्र। सुसुप्त पौधा किसे कहते हैं, तो बीज को कहते हैं। पुष्प का नर जननांग पुंकेसर है। पुष्प का मादा जननांग मंडप कहलाता है। पुष्प के 4 भाग कौन कौन से हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ये इंपॉर्टेंट थे। यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.